आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी को जो 7 दिनों की रिमांड मिली थी वो खत्म हुई और ईडी ने और रिमांड मांगी, मगर ये शायद कम ही देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिनों की रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दी जाए, जितनी छानबीन करनी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, ईडी अपनी पूरी तसल्ली कर ले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रिमांड को अपोज नहीं किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से इजाजत मांगी कि मैं कोर्ट के संज्ञान में अपने इस मामले के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ईडी ने इसका विरोध किया। फिर अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने सेक्शन 313 कोट किया और कहा कि ये अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे सकते हैं, कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है, प्रावधान है, लिहाजा कोर्ट ने इसको अलाउ किया। जितनी स्टेटमेंट हम लोग उनकी लिख सके, समझ सके, वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यह केस लगभग 1.25 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ईडी ने अपनी ईसीआईआर फाइल की। अब मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार किया है, ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट डाले गए हैं, यानी कि लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए, यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है? क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको एमएसआर भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया।
वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, एलजी साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मिस्टर राजू आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर एतराज था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब तक मैंने 2 गवाहों के विषय में बताया, अब मैं तीसरे गवाह पे आता हूं। फिर अरविंद जी ने कहा इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। सेक्शन 50 में 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को कैसे तवज्जो दी जा सकती है? ईच स्टेटमेंट कैरीज इक्वल ग्रेविटी। क्या जांच की गई है और इनमें से एक सही है बाकी गलत है? इस निर्णय पे ईडी कैसे पहुंची? इस निर्णय पे कोर्ट कैसे पहुंचेगा कि अगर 3 स्टेटमेंट सेक्शन 50 में ईडी ने एक ही आदमी से ली है, वो अलग अलग हैं, तो एक ईडी को उठा ले उस स्टेटमेंट को और वो कोर्ट में दे दे कि साहब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, ये 2 स्टेटमेंट अरविंद जी के साथ है इसलिए ये खारिज है। इसकी जांच कोर्ट कब करेगा, कैसे करेगा? अरविंद जी ने ये सवाल कोर्ट के सामने रखे। सिर्फ उन चीजों को लगाया गया है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, उन 25,000 पेजों में से वो पेज हटा लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह तो गलत है। कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे कि कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट माने और कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट ना माने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तीसरे गवाह की तरफ बढ़ते हैं, जो मुगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, राघव रेड्डी, जिनका जिक्र मैंने किया कि उनको 5 महीने तक गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तीसरा स्टेटमेंट उनके बेटे का है। राघव मुगुंटा से 16 सितंबर को राघव मुगुंटा के यहां 16 सितंबर को रेड होती है और उनका बयान लिया जाता है।
उनका बयान अपने पिता की बयान की तरह ही होता है, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहते। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि राघव रेड्डी को। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं। उनमें वह वही बोलता है जो उसने पहले बोला होता है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने का कोई बयान नहीं देता है। 5 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बड़े बाप के बेटे को, एक करोड़पति अरबपति आदमी के बेटे को 5 महीने तक तिहाड़ में सड़ाया जाता है, मगर वो अपने बयान पे कायम रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब उसके पिता अपना बयान बदलते हैं अपने बेटी की जेल के कारण, तो 18 जुलाई को उस बेटे की जेल से जमानत हो जाती है। उसके जो 7 बयान हुए उसमें से 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। 7वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद कोर्ट, उसके बाद ईडी उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है और ये 6 स्टेटमेंट कूड़े के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? ये तय कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। लिहाजा वो 6 स्टेटमेंट भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए जाने चाहिए। उसके बाद जो ईडी का स्टार विटनेस है, उनके विषय में अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, शरद चंद्र रेड्डी। चौथा है शरद चंद्र रेड्डी। शरद रेड्डी का केस 16 सितंबर में, माफ कीजिएगा, शरद रेड्डी के मामले में 16 दिसंबर को उनके यहां रेड हुई। उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, यानी कि जब रेड हुई तब उसने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद 9 नवंबर को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसमें भी उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को अगले दिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद 9 बयान दर्ज किए जाते हैं। 9 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ शरद रेड्डी आर रिकॉर्डेड बाय ईडी इन देयर कस्टडी। और उन 9 के 9 स्टेटमेंट्स में शरद रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उसके बाद 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी औरबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे शरद रेड्डी को 6 महीने तक जेल में सड़ाया जाता है। एक बाप टूटता है और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वह भी टूट जाता है और वह केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब के पास गया था, सीएम साहब जल्दी में थे, तो सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। सिर्फ इतना बयान है। 6 महीने सड़ाने के बाद 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक के बेटे का यह बयान है। मैं केवल, अब अरविंद जी ने कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ये 4 स्टेटमेंट क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? कैन यू यूज दीज 4 स्टेटमेंट्स टू अरेस्ट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर? कैन यू जस्ट अरेस्ट अ चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स? अरविंद जी ने फिर कहा, 2 नवंबर को जो 30,000 पेज की फाइल की गई है, यह 30,000 जो पेज फाइल किए हैं ईडी ने, उसके अलावा करीब 1 लाख पेज ईडी के पास वो हैं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेगुनाही साबित होती है। उन पेजों को कोर्ट के रिकॉर्ड में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये अरविंद जी ने कोर्ट से पूछा। कोर्ट ने कोई जवाब उस समय नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, ये जो शराब घोटाला है ये आखिर क्या है? क्या आरोप लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि किसी साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की
पैसे शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। यही आरोप है बेसिकली ईडी का कि 100 करोड़ रुपए एक पॉलिसी बनाने के लिए सो कॉल्ड साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को दिए। जस्टिस खन्ना ने अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 22 के पैराग्राफ नंबर 12 में कहा है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत वाली बात है, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। ये बात संदेहास्पद है, ये बात विवादास्पद है, ये बात बहस योग्य है। इसके लिए अभी तक ईडी ने कोई सबूत दाखिल नहीं किए हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी। तो असली शराब घोटाला क्या है? अरविंद जी ने कहा असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के दो मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, खुद ये बात फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है। यह ईडी का पहला मकसद है। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, और मैं इसके सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा हूं। ईडी का मकसद है पैसे इकट्ठे करना। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं शरद चंद्र रेड्डी के केस में शरद चंद्र रेड्डी को जमानत दो कारणों से मिली। सबसे पहले शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ दिया बयान। सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी ने उनके खिलाफ बयान दिया। शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे। उसके बाद उसे जमानत मिली। इससे मनी ट्रेल साबित होता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भाजपा के अकाउंट में यह पैसा सीधे तौर पे गया। इससे मनी ट्रेल साबित होती है। यह पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, और इस स्मोक स्क्रीन के पीछे एक्सटॉर्शन, पैसे की वसूली करना, जो कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी औरोबिंदो फार्मा और उसकी सब्सिडरी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए और उनको जमानत मिली और उनको सरकारी गवाह बनाया, इस चीज से साबित होता है। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने अदालत से कहा और अदालत से पूछा कि जब इसी मामले में 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के सबूत हम दे रहे हैं, तो क्या ईडी इसकी जांच करेगी? उसके बाद वकील साहब ने पूछा कि क्या कोर्ट ईडी को यह डायरेक्शन देगी कि ईडी इस 55 करोड़ की मनी ट्रेल की जांच करे? वकील साहब ने कहा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। क्या कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि ईडी 55 करोड़ रुपए की जांच करे? यह बात कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है। मैं पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और मैं कह सकता हूं दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें आज इस राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, भारत की न्याय व्यवस्था की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अदालत में सबके सामने सबूत दिए। क्या अदालत उसकी जांच के आदेश देगी? ये हम देखेंगे और पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार आज इस चीज को देखने के लिए व्याकुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज रिमांड पे फिर से भेज दिया गया है और एलजी के भी बयान आ रहे हैं कि वो देखते हैं कि जेल से कैसे सरकार
क्या सवाल ये भी बन रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या सुनीता केजरीवाल को गद्दी सौंप सकते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दायर हुई। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने उस पीआईएल को सुना। उस पीआईएल में कहा गया क्योंकि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं, लिहाजा किसी और को या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या लिहाजा जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज टीवी पे कहते हैं, वो सारी दलीलें उस पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। अगर आज भी बता सकता है तो वो ट्वीट कर दें। उसके बाद कोर्ट ने कहा, जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है, आपकी इन दलीलों के पीछे कोई कानून है ही नहीं, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। और इसी पीआईएल के साथ भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की सारी बातों को हम बर्खास्त करते हैं, खारिज करते हैं। सर, एक और खबर आ रही है कि जो प्रफुल्ल पटेल का मामला था, सीबीआई ने वो क्लोज कर दिया है। 2017 का एक मामला था। अब देखिए, मेरे को इसकी जानकारी सर, नहीं आपने है। जो पीसी की शुरुआत की वो इस बात की कि सीएम ने अपनी कस्टडी का विरोध नहीं किया, उन्होंने बोला जितना दिन चाहे जी। उतना दे दीजिए। दूसरी तरफ उनकी हेल्थ का इशू आ रहा है, कल भी उठाया गया था, उनकी हालत स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी की पत्नी, हाँ पूछी। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्यों फिर ऐसी स्थिति में सीएम जो है वो कस्टडी में जाना चाहते हैं? देखिए, सीएम ने कुछ बातें पिछले कुछ महीनों में कही थी। सीएम ने कहा था कि इनको मेरे से और मेरे बयानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। वो बात साबित हो गई। 7 दिन की रिमांड हो चुकी है, कोई नया सबूत, कोई चीज सामने नहीं आई है, ढाक के वही बात। तो सीएम साहब ने कहा कि अब तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो, जितने दिन मुझे रिमांड में रखना है तुम रख लो। जज साहब को कहा कि आप जितना दिन ये मांगे इनको दे दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं, मैं रिमांड में रहने के लिए तैयार हूं। तो ये बात उन्होंने कही और वही बात उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जेल में इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि पीछे से पार्टी तोड़ना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। आपने देख ही लिया कि अरविंद केजरीवाल जी अभी 21 तारीख को जेल गए हैं। हमारे एमएलएज और एमपीज को पैसों के फोन आने शुरू हो गए हैं, हमारे एमएलएज और एमपीज को तोड़ना शुरू कर दिया है। एलजी साहब जो है वो परेशान है कि कैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो ये तो जो बातें उन्होंने कही वो सब आपके सामने। हेल्थ के इशू में मेरी मुख्यमंत्री जी की पत्नी से बात हुई और सामान्य तौर पे डायबिटीज के अंदर अगर किसी मरीज की शुगर 60-70 से डाउन हो जाती है तो वो फेंट हो जाता है। और उनकी पत्नी बता रही थी कि अगर 80 से भी नीचे हो जाती थी तो काफी तकलीफ होती थी, मगर 1 या 2 दिन पहले उनकी शुगर 46 के लेवल पे गई, जो कि मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है। बहुत ज्यादा जो है इसको कहा जा सकता है फेटल ये हो सकता है, और उसकी वजह से उनको काफी उनकी चिंता थी। और कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बात कही भी है। देखिए, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है वकीलों ने किया हो, बट मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। The Delhi voted for Arvind Kejriwal for its chief minister. His tenure is till February 2025. Aam Aadmi Party and Delhi wants to see Mr. Arvind Kejriwal as their chief minister till 2025, and they will vote him again to power beyond 2025. एक जो मामला आया था जो एनसीसीएसए में
गया था, जो आपने डिमांड भी की थी उपराज्यपाल को पत्र देकर, जो बीआरएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की बात है। एलजी की तरफ से एक नोट आया और उसमें सीएम पे आरोप लगाया गया कि वो 14 दिन तक फाइल रख के बैठे रहे। एनसीसीएस में मामला नहीं किया, मेंबर सेक्रेटरी ने रिमाइंड करा, फिर भी उन्होंने नहीं भेजा। हालांकि ये आपने मुझसे पूछा है, मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। बाबा साहब अंबेडकर एक अस्पताल हमारा रोहिणी में है और उसकी एमबीबीएस की छात्राओं के साथ जब वाइवा होता है, उस दौरान उनके एक प्रोफेसर ने उनसे बहुत अभद्र बातें की, उनसे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के विषय में कुछ ज्यादा ही छानबीन की, उनके शरीर के अंगों को छूने की कोशिश की। और ये मामला मुझे लगता है जब हुआ, डेट मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं, शायद फरवरी के अंत की बात है, फरवरी का आखिरी दिन था। तो ये मामला अगले दिन उन्होंने रात को ही अपने एक प्रोफेसर को बताया, प्रोफेसर धनखड़, उनके वो एक चीफ वार्डन भी हैं। प्रोफेसर धनखड़ ने उनको कहा कि आप प्रिंसिपल को कंप्लेंट कीजिए। उन्होंने अगले दिन 1 मार्च 2024 को अपने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की और उन लड़कियों को उम्मीद लगी कि प्रिंसिपल साहब इस पे कार्रवाई करेंगे। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को यह मामला दे दिया गया। लड़कियां बार बार प्रिंसिपल साहब से पूछती रही क्या हुआ क्या हुआ, उनको कोई ठोस कदम और ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनके ऊपर दबाव बनाया गया प्रिंसिपल और उनकी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ये मेडिकल की छात्राओं के साथ हो रहा है दिल्ली में। उसके बाद थक हार के 22 मार्च 2024 को, उसी साल 24 की ही बात है सारी, उन्होंने पुलिस के अंदर 2 एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि 2 लड़कियों के साथ ये अलग अलग मामला हुआ। उन दोनों लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई और मुझे लगता है कि अब मार्च चल रहा है, मार्च में जिस दिन मैंने सीएस को चिट्ठी लिखी, उसी दिन सोशल मीडिया से ये बात मेरे संज्ञान में आई कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। मैंने उन लड़कियों को बुलवाने की कोशिश की, कहा गया कि वो नहीं भेज सकते। मैंने थोड़ा उनके ऊपर जोर लगाया तो वो लड़कियां अपनी वार्डन और अपनी 2 और सीनियर्स के साथ मिलने आई। उन्होंने पूरी बात मुझे बताई। मुझे उनकी बात सुन के लगा कि वो लड़कियां सच कह रही हैं। मैंने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल जब मुझसे बात कर रहे थे तो भी उस आरोपी प्रोफेसर की तरफदारी कर रहे थे, उन लड़कियों के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे थे। लिहाजा मैंने मुख्य सचिव को चिट्ठी के अंदर कुछ बातें लिखी। मैंने कहा कि जो आईसीसी आपने मार्च के शुरू में बनाई थी, अब तक आईसीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। दूसरी बात, मैंने उनसे पूछा कि प्रिंसिपल बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सचिव को प्रिंसिपल ने 5 मार्च को ये बात बता दी, तो आपने इस डिपार्टमेंट के मंत्री को ये बात क्यों नहीं बताई। आईसीसी इसके ऊपर कब तक बैठा रहेगा, आईसीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। और मुख्य सचिव को कहा कि जो प्रोफेसर हैं इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और ये जो 2 प्रिंसिपल और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इनको ट्रांसफर किया जाए और मेरे को 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। और मैं हैरान हूं कि अगले दिन जो रिपोर्ट मुख्य सचिव ने दी वो इतनी शर्मसार करने वाली घटिया रिपोर्ट है कि मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी ऐसी घटिया रिपोर्ट नहीं देगा। उन्होंने ये लिखा उसमें कि स्वास्थ्य सचिव ने मंत्री को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मामला सर्विसेज का है, लिहाजा मंत्री को ये बात नहीं बताई जाएगी। ये बात मुख्य सचिव ने लिखा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि मंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं कि आईसीसी लेट कर रही है। आईसीसी के पास 90 दिन है रिपोर्ट करने के, आईसीसी अभी काम कर रही है। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी मुझे। तीसरी बात उन्होंने मुझे ये लिखी कि इन प्रिंसिपल के ट्रांसफर के लिए एक फाइल
एनसीसीएसए को 1 महीने 1.5 महीने पहले दी गई है, जो कि एक रूटीन फाइल थी। उस फाइल के अंदर जितने भी अस्पतालों के जितने भी एमएस हैं, सबकी ट्रांसफर की बात लिखी है, वो कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल की बात नहीं लिखी है। तो इतनी घटिया चिट्ठी उन्होंने मुझे मुख्य सचिव ने लिखी कि उसके जवाब में फिर मैंने एलजी साहब को लिखा कि आप इस पे तुरंत कार्रवाई कीजिए और आपको इनके ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, आप इनको डिटेल कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट होता है डिटेलमेंट, जो पिछले 6 महीने से जब से अमेंडमेंट आई है दिल्ली के अंदर, आप डॉक्टरों को, एमएस को, एमडी को डिटेल करते हैं। ट्रांसफर तो एनसीसीएसए में समय लगता है, आप कह देते हैं ये डॉक्टर इस अस्पताल से इस अस्पताल में डिटेल कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात एलजी भी जानते हैं, मुख्य सचिव भी जानते हैं, स्वास्थ्य सचिव भी जानते हैं, स्वास्थ्य सचिव खुद ये डिटेलमेंट कर सकते हैं, मगर उन्होंने डिटेलमेंट नहीं की। दूसरी विषय आईसीसी का आया, मैंने उन्होंने कहा, उस चिट्ठी में लिखा, जब दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर सकती है इतने दिनों में, आप कह रहे हैं कि आप जो है, आपसे जो है अभी तक जो है आईसीसी की रिपोर्ट नहीं आई। मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्क है। ये मामला हुआ था 31 जनवरी का और ये रिपोर्ट हुआ था प्रिंसिपल को 1 फरवरी को, और पुलिस को रिपोर्ट हुआ था 22 फरवरी को, और स्वास्थ्य सचिव को ये मामला पता चला था 5 फरवरी को। 5 फरवरी को नहीं, 5 मार्च नहीं, 5 फरवरी को अच्छे से मुझे याद है। तभी मैंने कहा था कि आईसीसी को 1 फरवरी को आईसीसी ने काम शुरू कर दिया, पूरा फरवरी गुजर गया, 20 दिन मार्च के गुजर गए, आपके पास 50 दिन आ गए, आपको करना क्या आईसीसी को? कोई रिसर्च कोई ना करनी है। 2 लड़कियों को बुलाना, उनकी गवाही लेनी है, एक उस प्रोफेसर को बुलाना है जिसके ऊपर आरोप लगा, उससे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। कोई और गवाह है ही नहीं, उन लड़कियों ने बता दिया हमसे, उसने कहा, अकेले में कहा। उन लड़कियों ने 1-2 को किसी को जाते ही बताया होगा, उनका स्टेटमेंट ले लो आप, बस आईसीसी की रिपोर्ट आ सकती है। जानबूझ के आईसीसी की रिपोर्ट नहीं आ रही थी ताकि लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके, और स्वास्थ्य सचिव ने मुझे नहीं बताया ताकि इसके ऊपर कार्रवाई ना हो सके। इसलिए जब हमने एलजी साहब को एक पत्र लिखा कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तो फिर मुझे बताया गया है कि आईसीसी की रिपोर्ट आ गई है, और मुझे लगता है शर्म से डूब मरने वाली बात है कि आईसीसी की रिपोर्ट में उस प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दी गई है। सर क्योंकि तो मैं तो हैरान हूं कि आप किस न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप किस सर्विसेज डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी घर की, मेरी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटिया हरकत हो रही है, मेरे को बताया नहीं जा रहा, मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि जी आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब ये तो घटियापने की जो है परिकाष्ठा है। तो मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, आप डिटेल कर सकते हैं, उनको डिटेल कर दीजिए। लेकिन उनका कहना है कि एनसीसीएसए का मामला था, सीएम। अरे हम बता तो रहे हैं कि एनसीसीएसए का मामला इस मामले से पहले का चल रहा है, उससे इसको जोड़ा जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इससे घटियापना क्या हो सकता है कि जो फाइल एक रूटीन ट्रांसफर की फाइल है सारे एमएसएमडी की, उसके अंदर इस एमएस को जोड़ा जा रहा है। कमाल कर दिया आपने। पता नहीं किस किस अफसर को एलजी ने सस्पेंड कर दिया, क्या वो मुख्यमंत्री से उसमें लिखत ली है? मुख्यमंत्री ने तो किसी के लिए भी हानि करी है उसके अंदर, आपने सबको सस्पेंड किया, जिसका मन किया उसको सस्पेंड किया। सिर्फ जो है इतनी घटिया चीज के अंदर भी राजनीति घुसाएंगे, मुझे एलजी साहब से उम्मीद नहीं थी। वो एक बेटी के पिता हैं, उनको थोड़ी मर्यादा जो है अपने पद की और अपने पिता होने की रखनी चाहिए। सर जी, क्योंकि ये नोट में एक बकायदा कहा गया कि सौरभ भारद्वाज झूठा रोना रो रहे हैं, तो क्या आप ये लिखित में जो आप पर जो आपको चिट्ठी आई और जो आपने चिट्ठी लिखी उसको सार्वजनिक कर रहे हैं? सार्वजनिक कर देंगे, हमें दिक्कत क्या है, हम तो सार्वजनिक कर देंगे।